नमस्कार, जय हिंद मेरे विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी लोग। अशोका ज्ञान गुरु के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर मैं भूपेंद्र पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक लेंगे जिसके बारे में हम जानकारी रखने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड एंड सेकंड टॉपिक इज ब्लड ग्रुप। आज हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि रुधिर का रासायनिक संगठन क्या होता है और रुधिर समूह क्या होते हैं मेरे दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से एक बार जुड़ जाइए और देखते हैं हम टॉपिक को, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड को स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, रुधिर का रासायनिक संगठन। रुधिर का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, रुधिर का रासायनिक संगठन। दोस्तों जब हम ब्लड को देखते हैं तो ब्लड का ओवरऑल भाग हमें लिक्विड दिखाई देता है, लेकिन ब्लड को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी डिस्कवरी नॉल व रस्कानी की थी, उसके द्वारा देखा जाता है या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा कैलकुलेशन की जाती है, तब हमें पता चलता है कि ब्लड के दो भाग हैं। ब्लड के दो प्रकार के पार्ट होते हैं। एक पार्ट लिक्विड पार्ट होता है दोस्तों, एक पार्ट लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम तरल भाग कहते हैं दोस्तों। एक भाग कौन सा भाग होता है? तरल भाग, लिक्विड पार्ट। और सेकंड पार्ट जो होता है हमारा, वो होता है मेरे दोस्त सॉलिड पार्ट। सेकंड पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? सॉलिड पार्ट। दोस्तों सॉलिड पार्ट ठोस भाग। बेटा दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ब्लड क्या है? ब्लड किस प्रकार का सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलय और विलायक दोनों मिले होते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसे सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और सॉल्यूशन थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन, सेकंड ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, थर्ड ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन, दूसरा हमारा कोलाइडी विलयन, तीसरा हमारा निलंबन विलयन। लेकिन हम बात करें तो ब्लड एक सॉल्यूशन है। ब्लड एक सॉल्यूशन है, लेकिन किस प्रकार का सॉल्यूशन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्लड एक कोलाइडी सॉल्यूशन है। बेटा ब्लड एक कोलाइडी सॉल्यूशन है, कोलाइडी विलयन है दोस्तों। और कोलाइडी विलयन हम उन्हें कहते हैं मेरे बच्चों जिनमें पार्टिकल का साइज, बेटा किसका साइज बच्चों? पार्टिकल का साइज। पार्टिकल का जो साइज होता है मेरे दोस्त, वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के भी 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। उस पार्टिकल को, उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा? कोलाइडी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ब्लड भी एक कोलाइडी सॉल्यूशन है, और ब्लड एक कोलाइडी सॉल्यूशन है तो उसमें एक भाग सॉल्यूट है और दूसरा भाग क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट अगर लिक्विड पार्ट की अगर हम बात करें तो ब्लड का लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। बेटा ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और ब्लड का सॉलिड भाग, इसे ब्लड कार्प सेल के नाम से जाना जाता है। ब्लड का सॉलिड भाग ब्लड कार्प सेल, कार्प सेल हिंदी में बोलते हैं बेटा रुधिर कणिकाएं। ब्लड कार्प सेल रुधिर कणिकाओं के नाम से जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी मेरे दोस्तों कि सर सेल और कार्प सेल, सेल एंड कार्प सेल दोनों में क्या डिफरेंस है? सेल एंड कार्प सेल, कोशिका एंड कणिकाएं, दोनों में क्या डिफरेंस है सर? कि सर कोशिका किसे कहेंगे? हमें इतना पता है कि मानव शरीर की
ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट कोशिका है, हमें पता है सर। लेकिन कॉर्प सेल ये क्या आ गया सर, कणिका ही क्या आ गया हमारे लिए। तो याद रखिएगा, सेल का डिवीजन होता है बेटा, सेल का डिवीजन मतलब विभाजन होता है मेरे दोस्त। सेल का क्या होता है, विभाजन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा कॉर्प सेल का, तो कॉर्प सेल का विभाजन नहीं होता। ये एक सेल से दूसरी कोशिका का निर्माण नहीं करती है, इनका विभाजन नहीं होता है। इनका विभाजन क्या होता है, नहीं होता है। किसका बच्चों, तो किसका, कॉर्प सेल का। कॉर्प सेल विभाजित नहीं होती है, लेकिन विभाजित कौन होती है, तो कौन डिवाइड हो जाती है बेटा, सेल डिवाइड होती है। अच्छा, तो कॉर्प सेल कौन कौन सी है बेटा, तो हम नाम देंगे आरबीसी एक कॉर्प सेल है बिल्कुल, डब्ल्यूबीसी क्या है एक बेटा कॉर्प सेल है बिल्कुल, तीसरा प्लेटलेट्स कॉर्प सेल है बिल्कुल, प्लेटलेट्स एक कॉर्प सेल है बिल्कुल। इसके अलावा बेटा न्यूरॉन, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया बेटा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि न्यूरॉन एक कॉर्प सेल है बिल्कुल, न्यूरॉन इज ए कॉर्प सेल की सिस्टम की स्मॉलेस्ट को न्यूरॉन कहा जाता है। और न्यूरॉन स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा किसकी, नर्वस सिस्टम की। स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो न्यूरॉन स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा किसकी, नर्वस सिस्टम की, इसलिए बेटा यह भी एक क्या है बच्चों, कॉर्प सेल है। चलिए हमारे उस पे आते हैं। आपको पता चल गया कि सर तो लिक्विड भाग है और ब्लड कॉर्प सेल वो वाला भाग है ब्लड का जो क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता है। बिल्कुल राइट बात है सर। चलिए अब जो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है मेरे दोस्त, ये ब्लड में एक आइडिया निकाला जाता है कि लगभग 55% जो पार्ट है ब्लड का, 55% जो पार्ट है वो कौन सा है बेटा, तो लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा वाला भाग है। और सॉलिड पार्ट की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये लगभग 45% ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में सॉलिड पार्ट जो पाया जाता है वो 45% पाया जाता है और ब्लड में 55% इज लिक्विड पार्ट। अच्छा जी, अच्छा ब्लड कॉर्प सेल में कौन कौन है बेटा ब्लड के अंदर, तो ब्लड कॉर्प सेल में ब्लड के अंदर तीन चीजों की बात करते हैं बच्चा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसकी बात करते हैं बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन तीन चीजों की बात की जाती है बच्चों किसके अंदर, तो ब्लड कॉर्प सेल के अंदर। और लिक्विड पार्ट कितना है हमारा, 55%। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड पार्ट। इसको देखते हैं लिक्विड पार्ट को कि लिक्विड पार्ट क्या कहता है। देखिए बच्चों, ब्लड का लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट तरल भाग जो है इसे प्लाज्मा आपने कहा। और इस प्लाज्मा की अगर बात करी जाए बेटा, इस प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो इस प्लाज्मा के अंदर जो पानी का भाग है, जो जल का जो भाग है बच्चों, ये कितना है, तो प्लाज्मा में जल जो होता है वो 90 से 92% होता है मेरे दोस्त। 90 से 92% प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। अच्छा जी, तो शेष क्या पाया जाता है, शेष बेटा प्रोटीन, शेष क्या पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन के साथ खनिज तत्व, प्रोटीन व खनिज तत्व, प्रोटीन व खनिज तत्व शेष भाग पाए जाते हैं बच्चा, प्रोटीन व एंड मिनरल्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स जो पार्ट पाया जाता है वो शेष भाग होता है। कितना, तो कितना बच गया मेरे दोस्त, 7 से 8%। शेष भाग कितना बच गया बच्चा, 7 से 8%। तो 7 से 8% मेरे दोस्त क्या पाया जाता है, ब्लड का
प्लाज्मा वाले भाग में प्रोटीन व खनिज तत्व पाए जाते हैं। आपका मन आएगा कि सर जो ये खनिज तत्व हैं इसमें कौन कौन से खनिज तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चा याद रखिएगा, सोडियम पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ये बहुत सारे तत्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्लड मिनरल्स वाले भाग में पाए जाते हैं। तो सर प्रोटीन में कौन कौन पाए जाते हैं? प्रोटीन में कौन कौन पाए जाते हैं कि सर ये प्रोटीन वाले भाग में कौन कौन पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोटीन वाले भाग की। तो याद रखना मेरे दोस्त, मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट। हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। हमें देखना था कि ब्लड का संरचना, ब्लड का निर्माण कैसे हो रहा है। तो मैंने पहले आपको बताया फर्स्ट ऑफ पॉइंट कि ब्लड इज कोलाइडी सॉल्यूशन। और कोलाइडी सॉल्यूशन इसलिए बोला कि ब्लड के पार्टिकल का जो साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। ब्लड को हमने दो भागों में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट इज लिक्विड पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज सॉलिड पार्ट। पार्ट जो लिक्विड पार्ट है मेरे दोस्त, इसे हमने प्लाज्मा नाम दे दिया, जिसकी ब्लड में मात्रा कितनी बताई मैंने दोस्तों, 55%। और सॉलिड पार्ट जो है वो ब्लड में कितना पाया जाता है, 45%, जिन्हें हमने ब्लड कार्पसेल के नाम से जाना, रुधिर कणिकाओं के नाम से जाना। ब्लड कार्पसेल 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी, सेकंड ऑफ डब्ल्यूबीसी, थर्ड ऑफ प्लेटलेट्स। तो रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्त, 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया ब्लड का लिक्विड पार्ट। ब्लड का लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोला बेटा, मैंने क्या बोला, प्लाज्मा। ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोला, तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी है बच्चों, 90 से 92%। और प्रोटीन व खनिज तत्व से मिलकर कौन बना होता है, तो मिनरल्स वाला पार्ट कितना, 7 से 8%। इसमें मिनरल्स में कौन कौन से हैं, तो कुछ मिनरल्स मैंने आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात हम बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है बेटा प्लाज्मा प्रोटीन। क्या आ रहा है बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन। कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन दोस्तों। तो प्लाज्मा की प्रोटीन को अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर प्लाज्मा प्रोटीन्स को में डिवाइड किया गया। देखा गया सबसे पहले वर्किंग जो ब्लड का होता है, ब्लड के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, चाहे वो खनिज तत्व हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, उनको सभी को अंगों तक भेजने का कार्य किया जाता है। जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, उन सभी को ब्लड सर्कुलेटरी के मीडियम से, ब्लड सर्कुलेशन के मीडियम से, रुधिर परिसंचरण के माध्यम से उनको प्रत्येक अंगों के पास क्या किया जाता है, भेजा जाता है। अब वही काम बेटा प्लाज्मा प्रोटीन में भी होगी, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन भी कहां जा रही है, अंगों तक जा रही है। अब अंगों तक कौन कौन सी प्रोटीन जा रही है, तो फर्स्ट प्रोटीन इज याद रखिएगा, 2 प्रोटीन के नाम याद रखने हैं। पहला नाम याद करना है मेरे दोस्त, प्रोथ्रोम्बिन। पहला क्या याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिन। बड़ा भारी सा वर्ड लग रहा होगा, सर कैसे याद करेंगे, लेकिन याद कैसे होगा बेटा, तो याद करने का आपको बार बार एक बार इस नाम को बोलना पड़ेगा, बार बार इस नाम को आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट नाम इज प्रोथ्रोम्बिन एंड सेकंड नेम इज फाइब्रिनोजन। सेकंड नेम इज फाइब्रिनोजन। फर्स्ट नेम इज प्रोथ्रोम्बिन एंड सेकंड नेम इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। तो फर्स्ट प्रोटीन इज प्रोथ्रोम्बिन, सेकंड प्रोटीन इन फाइब्रिनोजन। अगर हम बात करें ब्लड में सेकंड प्रोटीन की, तो सेकंड प्रोटीन याद रखिएगा बेटा एल्ब्यूमिन। कौन सी याद रखनी है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन।
सेकंड प्रोटीन क्या याद रखनी है? एल्ब्यूमिन। याद रखिएगा ब्लड में यही प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। वो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर तीसरी प्रोटीन की अगर हम बात करें तो बेटा याद रखिएगा ग्लोब्यूमिन। कौन सी है बेटा? ग्लोब्यूमिन। थर्ड प्रोटीन इज ग्लोब्यूमिन। दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूं, ब्लड में 3 टाइप की प्रोटीन वर्किंग के आधार पर, प्रोटीन की संख्या 4 होती है। प्रोटीन की संख्या कितनी होती है? 4। लेकिन वर्किंग के आधार पर मैं आपको प्लाज्मा प्रोटीन कितनी बता रहा हूं? 3 बता रहा हूं बेटा। फर्स्ट प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, सेकंड एल्ब्यूमिन और थर्ड इज ग्लोब्यूमिन। अगर राजस्थान एसआई के एग्जाम्स की मैं बात करूं तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था यहां से, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन कौन सी है? ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन कौन सी है? ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। देखो बच्चों, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन का मतलब है रुधिर का थक्का जमाने वाली प्रोटीन। रुधिर का थक्का जमाने वाली प्रोटीन। दोस्तों याद रखिए, थक्का जमाने वाली प्रोटीन। तो बेटा ये दोनों प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में मदद करती हैं। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे रुधिर का थक्का जमाने कौन सी है, तो आप दोनों प्रोटीन का नाम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोथ्रोम्बिन एंड सेकंड ऑफ फाइब्रिनोजन। तो फर्स्ट प्रोथ्रोम्बिन को देना है, सेकंड आपको किसको देना है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन को देना है। दोस्तों जब मैं एल्ब्यूमिन की बात करता हूं तो ब्लड में मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है बेटा। ब्लड में मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है बेटा। ये मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है बेटा, सबसे ज्यादा मात्रा में बेटा, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन पाई जाती है। काम क्या करती है? वर्किंग क्या है इसका? वर्किंग तो है बेटा ब्लड क्लोटिंग का। उसका वर्किंग तो क्या है? ब्लड क्लोटिंग का। लेकिन आपसे पूछे कि सर एल्ब्यूमिन का काम क्या है? एल्ब्यूमिन क्या काम करती है? तो याद रखिएगा ओस्मो रेगुलेशन। क्या करती है बेटा? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन। परासरण नियमन, परासरण नियमन, परासरण नियमन। ओस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन का कार्य कौन करती है? देखिए अगर मैं बात करना चाहूं बेटा तो यहां पर मैंने आपको बताया अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि भाई साहब प्रोथ्रोम्बिन का काम किया है और फाइब्रिनोजन का काम क्या है? तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का काम है बेटा एक ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग मतलब रुधिर का थक्का जमाना। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है और अचानक से बॉडी का ब्लड रुक गया, शरीर के अंदर रुक गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमें चोट लग जाए और वो ब्लड रोकना चाहे तो उसमें हेल्प कौन सी प्रोटीन करती है? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। तो शरीर के बाहर रुधिर का थक्का जमाने में क्या करती है? मदद करती है। बेटा यहां से 3-4 क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है? तो बच्चा आप आंसर लगाएंगे के विटामिन। आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा एंजाइम रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है? तो थ्रोम्बोकाइनेज। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सी धातु रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है? तो आंसर लगाएंगे कैल्शियम। और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछे कौन सी कोशिका रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है? तो प्लेटलेट्स। कौन करती है? प्लेटलेट्स। और पांचवा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कौन सी कोशिका मदद करती है? तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। क्लियर हुई बातें बेटा? चलिए एल्ब्यूमिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपसे क्वेश्चन एक सिंपल पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी रुधिर प्रोटीन पाई जाती है? आंसर इज एल्ब्यूमिन। सेकंड बेटा ओस्मो रेगुलेशन, जिसको समझना पड़ेगा कि ओस्मो रेगुलेशन क्या है। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? देखिए हमारी बॉडी में एक लिमिटेड मात्रा में हार्मोन्स बनते हैं, लिमिटेड मात्रा में उनका यूज होता है। अगर हार्मोन का यूज ज्यादा या कम हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो। ऐसी
हमारी बॉडी में यूरिया का एक निश्चित मात्रा में निर्माण होता है, निश्चित मात्रा में बॉडी से बाहर जाता है। इन सभी पर कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा, और इन सभी पर जो कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके द्वारा इनको कंट्रोल किया जाए, वो कौन सी है बेटा? तो वो कौन सी है? प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है मेरे दोस्त। कौन सी है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है? जितने भी खनिज तत्व हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, उन सभी मिनरल्स को कंट्रोल करने का कार्य करती है। उन सभी मिनरल्स पर नियंत्रण करने का जो कार्य करती है, वो कौन करती है मेरे दोस्तों? एल्ब्यूमिन करती है। बात समझ आई या नहीं आई? ओके रिपोर्ट। चलिए, ग्लोब्यूमिन। अरे मेरे दोस्त, ग्लोब्यूमिन की बात हो रही। ग्लोब्यूमिन का कार्य क्या होगा? बहुत सिंपल है। देखो, ग्लो, ग्लो मतलब हम बोलते हैं ना, ब्यूटी पार्लर में जाते ग्लो, सुंदरता दिख रही है। क्या दिख रही है? सुंदरता। लेकिन सुंदरता कब दिखेगी बेटा? तो सुंदरता दिखाने के लिए बहुत सिंपल सा बात है, बाहर से इंसान कितना भी सुंदर हो, कोई डिपेंड नहीं करता, अंदर की एंटीबॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। और सुंदर दिखने के लिए जब एंटीबॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो प्रतिरक्षा प्रदान करती है बेटा। याद रख लेना मेरे दोस्त, क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है, एंटीबॉडी जनरेट करती है। एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करती है? तो कौन करती है मेरे दोस्त? यही करती है। एंटीबॉडी जनरेट करने का कार्य कौन करती है? तो एंटीबॉडी जनरेट करने का काम कौन करती है? ग्लोब्यूमिन करती है। चलिए दोस्तों, चलें आगे। चलिए, अब मैं आपको, देखो, मैं आपको इस टॉपिक में केवल और केवल यहां तक पढ़ाऊंगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा, लेकिन कुछ डिफरेंस आपको मैं अभी यहां पे पढ़ा देता हूं। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब बच्चों, मैं आरबीसी के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो आरबीसी क्या है? आरबीसी मिलियन में पाई जाती है बेटा। किस में पाई जाती है? मिलियन में। आरबीसी किस में पाई जाती है? मिलियन में। लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन mm³ आरबीसी फीमेल में पाई जाती है, और 5.5 से 5.6 मिलियन mm³ किसमें पाई जाती है? पुरुष में पाई जाती है। तो आरबीसी मिलियन में। डब्ल्यूबीसी किस में पाई जाती है बेटा? लाखों में। किसमें पाई जाती है? सॉरी, डब्ल्यूबीसी किस में पाई जाती है बच्चों? हजारों में। किसमें पाई जाती है? हजार में। और प्लेटलेट्स किस में पाई जाती है? लाखों में। प्लेटलेट्स किस में पाई जाती है मेरे दोस्त? लाखों में। तो याद रखना, ब्लड में तीनों के अंदर, तीनों ब्लड कार्ब सेल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है बेटा? आरबीसी। लेकिन दूसरी कौन है? प्लेटलेट्स। और तीसरी कौन है बेटा? डब्ल्यूबीसी। ये बेटा किसके बारे में बात कर रहा हूं? तो मात्रा के आधार पर, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, मात्रा के आधार पर बात कर रहा हूं मेरे बच्चे। मात्रा के आधार पर बात कर रहा हूं आपसे। ये किसके आधार पर बात कर रहा हूं? मात्रा के आधार पर बात कर रहा हूं कि आरबीसी की मात्रा ज्यादा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम, और सॉरी, आरबीसी से कम प्लेटलेट्स की, और प्लेटलेट से कम किसकी? डब्ल्यूबीसी की। तो मात्रा के आधार पर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे आकार के आधार पर बताओ भाई, हमें तो आकार के आधार पर बताओ कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा छोटा कौन है। तो भाई साहब एक बात, जो जितनी ज्यादा मात्रा में होगी, जिसकी ज्यादा संख्या होगी, तो याद रखना डब्ल्यूबीसी सबसे कम मात्रा में, तो आकार सबसे ज्यादा किसका? डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट्स बिचौलिया, प्लेटलेट्स क्या है मेरे दोस्त? बिचौलिया। और फिर कौन है मेरे दोस्त? आरबीसी। तो आकार के आधार पर बात करें तो आकार के आधार पर सबसे बड़ी कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। फिर कौन है? प्लेटलेट्स। और तीसरा कौन है? आरबीसी। लेकिन मात्रा के आधार पर सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी, फिर कौन है? प्लेटलेट्स, और फिर कौन है मेरे दोस्त? डब्ल्यूबीसी। तो आपको मैं एक बात आपको समझाने में कामयाब रहा हूं कि ब्लड का रासायनिक संगठन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए, ब्लड के रासायनिक संगठन में
पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे अहम रोल है 55% की का। दूसरा अहम रोल है बेटा ब्लड कार्ब सेल का। ब्लड कार्ब सेल 3 होती है हमारे पास, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगर मैं बात करना चाहूं सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो आरबीसी पाई जाती है मिलियंस में, उससे कम मात्रा में प्लेटलेट्स जो लाखों में पाई जाती है। 1.5 लाख से 4.5 लाख mm/क्यूब किसकी संख्या होती है? प्लेटलेट्स की। तीसरी अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त तो तीसरी है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूबीसी हजारों में 7 से 10,000 हमारी कौन पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी पाई जाती है दोस्तों। अगर मैं बात करना चाहूं रुधिर का रासायनिक संगठन तो लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड को मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया और उस सॉल्यूशन को हमने क्या किया? कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है, कणों का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के दोस्तों। अब हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है बेटा, वो हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। बेटा किसके बारे में बात करेंगे? ब्लड ग्रुप के बारे में, रुधिर समूह के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड ग्रुप, ब्लड, देखिए दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं आपके सामने ब्लड का कुछ पार्ट बना रहा हूं बेटा। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है मेरे दोस्तों। ये ब्लड का क्या है मेरे बच्चों? लिक्विड पार्ट। ये लिक्विड पार्ट है। ये ब्लड का कौन सा पार्ट है मेरे दोस्त? लिक्विड पार्ट। और ब्लड के लिक्विड पार्ट को मेरे बच्चा प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। ब्लड का लिक्विड पार्ट किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा। एक और बात बताऊं बेटा, प्लाज्मा का जो रंग है ना, प्लाज्मा का रंग ये हल्का पीला होता है बेटा, हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। चलिए अगर मैं बात करूं इस प्लाज्मा में, तो इस प्लाज्मा के अंदर बच्चों मैंने इस प्लाज्मा के अंदर 3 चीजों को मिक्स कर दिया बच्चों। फर्स्ट आरबीसी, फर्स्ट इज आरबीसी। आरबीसी रेड कलर की है। दूसरा डब्ल्यूबीसी बेटा, डब्ल्यूबीसी किस प्रकार की होती है मेरे दोस्त? व्हाइट कलर की। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? व्हाइट। और थर्ड इज प्लेटलेट्स, थर्ड इज प्लेटलेट्स। ये बेटा किसी आकार में नहीं रिप्रेजेंट होती, कलर में प्लेटलेट्स। अब बताइए ये कंप्लीट रूप से ब्लड बना कि नहीं बना मेरे दोस्त? ये कंप्लीट रूप से ब्लड बना कि नहीं बना? आप कहोगे जी सर ये क्या बन गया? ब्लड बन गया। ये क्या बन गया? ब्लड। ब्लड का प्लाज्मा मैंने ले लिया, ब्लड का सॉलिड पार्ट ले लिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों चीजें हमने ले ली। अब ये कंप्लीट रूप से क्या बन गया? ब्लड बन गया। दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले अगर जो हमें जानकारी मिलती है सन 1900 से, इससे पहले हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। हमें इतना पता था कि हमारी बॉडी के अंदर एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू तरल संयोजी रहता है। मतलब आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप मुझे। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए एक फिंगर है, इस फिंगर और इस फिंगर को कनेक्ट जो किया जा रहा है, इस फिंगर और इस फिंगर को आपस में जोड़ा जा रहा है मेरे दोस्त, तो वो कौन जोड़ रहा है? अगर आप कहेंगे सर जोड़ने के लिए 2 चीजें, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, सेकेंड ऑफ लिक्विड। तो इसको जोड़ने के लिए 2 चीज, फर्स्ट लिक्विड और दूसरा सॉलिड। सॉलिड में कनेक्ट होता है सर हमारा स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम की जो डेफिनेशन देते हैं तो हम लिखते हैं सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ठोस संयोजी उत्तक। लेकिन जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा बेटा लिक्विड
कनेक्टिव टिश्यू, तरल, संयोजी, उत्तक। मतलब तरल है, संयोजी है और उत्तक है। तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कि हमें ये पता था कि ब्लड एक लिक्विड है, लेकिन हम उसके बारे में अनभिज्ञ थे, हम उसे जानते ही नहीं 1900 से पहले। लेकिन 1900 में एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था बेटा कॉल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? कॉल लैंडस्टीनर। एक साइंटिस्ट आ गए थे और उनका नाम क्या था बेटा? कॉल लैंडस्टीनर। कॉल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। इन्होंने क्या दी, अपनी थ्योरी जो दी थी उस थ्योरी में क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई साहब मैंने सबसे पहले आरबीसी को निकाला, ब्लड में से मैंने किसको निकाला? आरबीसी को, ये निकाल लिया। इन्होंने बोला कि भाई मैंने सबसे पहले आरबीसी पर रिसर्च की। इस पर रिसर्च की, आरबीसी किसने उठाया? ऐसा तो नहीं है कि आरबीसी को डायरेक्ट उठा के लेके आएंगे, नहीं, किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो आरबीसी को अलग करने के लिए जो कैलकुलेशन आरबीसी की संख्या को मेजर करता है, हीमोसाइटोमीटर, उसकी इन्होंने हेल्प ली। साथ में कुछ फिल्टर पेपर की इन्होंने क्या ली थी? हेल्प ली थी। इन्होंने आरबीसी को बाहर निकाल लिया। जब इन्होंने देखा कि यार आरबीसी तो कुछ सॉलिड है भाई, आरबीसी तो क्या है? सॉलिड है, ठोस है भाई, बिल्कुल ठोस थी, सॉलिड, एकदम गच। जब ये सॉलिड थी तो देखा कि इस आरबीसी की सतह पर बच्चों, किस पर? आरबीसी की सतह पर। ये आरबीसी की सतह है दोस्तों, ये आरबीसी की सतह है। और आरबीसी की सतह पर जब देखा तो भाई कुछ अलग ही मैटर नजर आया। इन्होंने देखा कि आरबीसी की सतह पर तो कोई बैठा हुआ है रे, आरबीसी की सतह पर तो कौन बैठा हुआ है? कोई बैठा हुआ है। इन्होंने देखा ये क्या है, तो इन्होंने बोला ये प्रोटीन है भाई। ये कौन है? प्रोटीन। मतलब यार क्या था? मतलब बहुत सिंपल था कि इनको आरबीसी की सतह पर क्या मिली? प्रोटीन मिली। और दोस्तों जो आरबीसी की सतह पर जो प्रोटीन मिली, आरबीसी की सतह पर जो प्रोटीन मिली, आरबीसी की सतह पर इनको जो प्रोटीन मिली, फाइंड आउट द आरबीसी सरफेस पार्ट इन प्रोटीन। तो उन्होंने इसको एंटीजन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एंटीजन। इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? एंटीजन। इनको आरबीसी की सतह पर जो प्रोटीन प्राप्त हुई, उन प्रोटीन के आधार पर इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? एंटीजन का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एंटीजन। कि भाई कौन मिल गया? इन्होंने देखा कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एंटीजन, अपने हिसाब से दे दिया इन्होंने, अपने हिसाब से क्या दे दिया? कैपिटल ए। दूसरा इन्होंने क्या दे दिया? एंटीजन कैपिटल बी। समझ आया दोस्तों? क्या था भाई? कुछ नहीं था। इन्होंने देखा कि आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी की सतह पर कुछ प्रोटीन है। मुझे नहीं पता ये कौन सी प्रोटीन, लेकिन आरबीसी की सतह पर बहुत सारी प्रोटीन्स थी। और आरबीसी की सतह पर जो प्रोटीन्स थी, उन प्रोटीन्स की इन्होंने क्या की थी? स्टडी की थी। जब इन प्रोटीन की स्टडी बोली तो इन्होंने बोला कि भाई ये प्रोटीन दो प्रकार की लग रही है मुझे, बट मैं उनको डिफाइन नहीं कर पा रहा। तो इन्होंने क्या बोला कि एंटीजन ए रख दो, एक का नाम एंटीजन बी रख दो। क्लियर बात? चलिए, तो सबसे पहले जब मैं ब्लड ग्रुप की बात करता हूं बेटा, तो हमारे पास किसके बारे में जानकारी मिलती है? एंटीजन के बारे में। अच्छा, एंटीजन क्या था? एंटीजन वो था बाइसेप बकलोल। एंटीजन क्या था? बकलोल रामलाल। क्लास में काफी बार बताया बेटा, बकलोल रामलाल। रामलाल कौन है? अपना एक माना हुआ करेक्टर, जाना माना करेक्टर अपना रामलाल। तो रामलाल क्या था कि भाई साहब जिसके पास जाए उसके पास अट्रैक्ट हो जाए, जिसके पास जाए उसके पास अट्रैक्ट हो जाए, चाहे उसको पड़ोसन बुलाए या पड़ोसी बुलाए, जहां जाए वहां मामला सेट कर ले। मतलब ये रोगों को, डिजीज को, इन्फेक्शंस को अट्रैक्ट करता था। ये रोगों को क्या करता था? रोगों को अट्रैक्ट करता था, रोगों को आकर्षित करता था बच्चों।
डिजीज को आकर्षित करता था। भाई साहब माइक्रोब्स आया, कोई भी माइक्रोब्स आया सीधा संधि कर लेता था। बैक्टीरिया आया सीधा संधि घुस जाता था, कहां पर, एंटीजन के पास। कहां घुस जाता था, माइक्रोब्स आया सीधा एंटीजन के पास पकड़ेगा। माइक्रोब्स के बाद जैसे ही बैक्टीरिया आए, वायरस आया, प्रोटोजोआ, फंगी आया, सबको अट्रैक्ट कर लेता था। तो ये क्या करता है, रोगों को अट्रैक्ट करने में ज्यादा मदद करता था। क्लियर। अब देखा गया कि भाई ऐसा तो है, एक तो रोगों को अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई भगाने वाला भी होगा। बिल्कुल। तो भाई साहब कॉललैंड स्टीनर ने क्या कहा, कॉललैंड स्टीनर ने डब्ल्यूबीसी को रिसर्च की, प्लेटलेट्स को रिसर्च की, इतना उनको ज्यादा नहीं मिला जो ब्लड ग्रुप से संबंधित था। उन्होंने किसके बारे में डिस्कवरी की, फिर प्लाज्मा के बारे में। इसके बारे में बात की बेटा, प्लाज्मा। जब इन्होंने प्लाज्मा के अंदर रिसर्च की, किसके अंदर रिसर्च की बेटा, प्लाज्मा के अंदर। जब इन्होंने प्लाज्मा के बारे में देखा कि प्लाज्मा एक लिक्विड है, प्लाज्मा एक क्या है बच्चा, लिक्विड है, ये प्लाज्मा एक लिक्विड है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, प्लाज्मा एक लिक्विड है, प्लाज्मा क्या है मेरे दोस्त, एक लिक्विड है। प्लाज्मा एक लिक्विड है तो इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होंगी, प्लाज्मा के अंदर क्या पाई जाएंगी, प्रोटीन। याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। आरबीसी की सतह पर प्रोटीन पाई, उसे क्या कहा जाता है, एंटीजन। लेकिन प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई गई, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई गई, इस प्रोटीन को इन्होंने एंटीबॉडी बोला बेटा। क्या बोला, एंटीबॉडी। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन थी उन्होंने उसको नाम दे दिया एंटीबॉडी। दोस्त हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा क्या होती है, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, पाई जाने वाली प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, और इस प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई गई उसे क्या बोला गया, प्रतिरक्षा। या क्या बोला गया, क्या बोला गया, प्रतिरक्षा। या क्या बोला गया, एंटीजन। क्या बोला गया दोस्त, एंटीजन। क्या नाम दे दिया, एंटीबॉडी। क्या नाम दे दिया मेरे दोस्तों, एंटीबॉडी। जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन मिली, उस प्रोटीन को इन्होंने क्या नाम दे दिया, एंटीबॉडी। इन्होंने बोला कि एंटीजन भी दो प्रकार का है। एंटीजन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। जैसे अनु ये भी दो प्रकार का है ना, तो एंटीजन दो प्रकार का है, तो एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की, दो प्रकार। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की मेरे दोस्त, दो प्रकार। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ध्यान से सुनिए, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा आपके सामने। कॉललैंड स्टीनर ने सन 1900 में ब्लड ग्रुप के बारे में रिसर्च की और ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई। देखो, जब ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई थी, उस मैन्युफैक्चर आए थे, सामने एक आया था एंटीजन और एक कौन आया था, एंटीबॉडी। एंटीजन क्या था भाई साहब, ये रोगों को अट्रैक्ट करता था। एंटीबॉडी क्या थी, वो रोगों को भगाने में मदद करती थी, मतलब रोगों से लड़ने में मदद। अब एंटीजन दो प्रकार के पाए गए। कहां पाए गए, आरबीसी की सरफेस पर। आरबीसी की सरफेस पर जब देखा तो ऊपर की तरफ कुछ प्रोटीन्स थी और उन प्रोटीन्स को क्या बोला गया, एंटीजन। लेकिन जब प्लाज्मा की बात हुई तो प्लाज्मा में अंदर थी बेटा, प्लाज्मा के अंदर, इन जब प्लाज्मा के अंदर थी तो प्लाज्मा की अंदर की प्रोटीन को क्या बोला गया मेरे दोस्त, एंटीबॉडी बोला गया। यहां तक मामला एकदम गच्च आपको समझ गया होगा, आशा करता हूं। फटाफट से कमेंट भी करते रहे। चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे दोस्त एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप, एंटीजन एंड एंटीबॉडी बेस ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी बेस ब्लड ग्रुप।
बेस ब्लड ग्रुप। प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर रुधिर समूह का वर्गीकरण। ठीक है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर। याद रखिएगा, जब मैं बात करता हूं ब्लड ग्रुप की, तो सबसे पहले क्लियर हो जाता है बेटा कि ब्लड ग्रुप बेटा दो भागों में डिवाइड कर। एक बार दिया बेटा सबसे पहले किसने, कॉल एंड स्टीनर की बात कर रहा हूं बेटा, एंटीजन, और दूसरा कौन सा बांट दिया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, दो बांट दिया मेरे दोस्त। और एक तरफ मैं लिख देता हूं ब्लड ग्रुप। क्या लिख देता हूं, ब्लड ग्रुप हिंदी में बोलते हैं बेटा रुधिर समूह। जो बच्चे हिंदी के हैं, रुधिर समूह। बच्चों ध्यान देखिएगा, एंटीजन कितने थे बेटा, दो, ए एंड बी। लेकिन कॉलैंड स्टीनर ने जब रिसर्च की, कॉलैंड स्टीनर ने क्या की थी, रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि भाई साहब ए और बी एंटीजन तो थे, लेकिन कुछ ऐसी आरबीसी उनके हाथ में आई जिनके ऊपर कोई भी प्रोटीन नहीं थी। उन्होंने बोला कि भाई एंटीजन नहीं है, एंटीजन क्या हो गया, गायब है। एंटीजन क्या है, गायब, एब्सेंट एंटीजन। लेकिन कुछ ऐसी प्रोटीन भी उनको मिली, कुछ ऐसी चीजें भी मिली जहां पर आरबीसी के सरफेस पर दोनों प्रोटीन थे, ए प्रोटीन भी थी और बी टाइप की प्रोटीन थी। दोनों प्रकार की प्रोटीन वहां पर क्या थी, प्रेजेंट थी। तो भाई साहब उन्होंने बोल दिया कि भाई ये एंटीजन ए बी है। क्या है बच्चा, एंटीजन ए बी। राधे राधे, यहां तक बात समझ आ गई कि भाई एंटीजन या तो ए हो सकता है दोस्त, या क्या हो सकता है, बी हो सकता है, या क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, या क्या हो सकता है बेटा, एब्सेंट हो सकता है। ये चार कंडीशन किसकी हो सकती है, तो ये चार कंडीशन हो सकती है बेटा किसकी, एंटीजन की। किसकी हो सकती है, एंटीजन की। अब इन्होंने बोला कि जो एंटीजन होगा वही क्या होगा, ब्लड ग्रुप। जो मेरी फिर स्टेटमेंट को ध्यान से सुने बेटा, मेरी स्टेटमेंट को फिर ध्यान से सुने, जो एंटीजन होगा वही क्या होगा, ब्लड ग्रुप। मतलब ब्लड ग्रुप का नेमिकल्चर नामांकन जो किया गया वो किसके बेस पर किया गया, एंटीजन के बेस पर। अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप भी बेटा ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, बी मेरे दोस्त, एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप बी, ए बी। भाई साहब यहां तो गायब है मामला। अब क्या लिखे, अब क्या लिखे, तो कि भाई यहां गायब है तो यहां पे जीरो लिख दो। क्या लिख दो, जीरो। पर भाई साहब एक कॉलैंड स्टीनर तो करके चला गया जीरो। 1930 के अंदर बेटा, कब बेटा, 1930 में एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था डी कोस्टला। क्या नाम था मेरे दोस्त, डी कोस्टला। एक साइंटिस्ट आ गए थे और उनका नाम क्या था, डी कोस्टला। डी कोस्टला ने बोला यार क्यों अन्याय कर रहे हो आप अन्याय क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप ए है, ये बी है, ये बी है। अरे इसको भी दूसरे को क्या करो, इसको भी करो भाई, इसको जीरो हटाओ, इसको क्या लिखो, ओ लिखो बेटा। क्या लिखो, ओ। इस प्रकार से ओ का नामांकन हुआ बेटा। यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप, और ए बी ब्लड ग्रुप के बाद बेटा कौन सा ब्लड ग्रुप बना दिया, ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बनाया बताया वो कॉलैंड स्टीनर नहीं थे। जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, डी कोस्टला थे। और कब बताया, 1930 में। ब्लड ग्रुप की खोज कब, सन 1900 में। ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई थी, सन 1900 में। लेकिन हमें पता ओ ब्लड ग्रुप का नामांकन कब किया गया, तो कब किया गया, 1930 में। अच्छा, फिर सर एंटीबॉडी का क्या मामला है। देखा गया, मुझे एक बात बताओ मेरे साथियों, मुझे एक बात बताओ भाई, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी अगर आप ए रख दे, तो एक मिनट रखना है, करना नहीं है, ध्यान रखना। मान लीजिए मैंने ए रख दिया, छोटा सा बना देता हूं, ए रख दिया,
तो क्या होगा, हमारी बॉडी में दो चीज होती है, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन, एक होती है सिरा और एक होती है बच्चा धमनी, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन, एक सिरा और एक दूसरी धमनी। अब हम देखते हैं कि जब एंटीबॉडी की बात आती है, किसकी बात आती है बेटा, एंटीबॉडी की बात आती है, तो एंटीजन के खिलाफ होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी भी है लिख दो, गलत हो जाएगा बेटा। हमारी सिरा और धमनी ब्लॉक हो जाएंगी, और सिरा और धमनी ब्लॉक हो गई तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि कैरोमनी धमनी ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी हृदय में, हृदय के अंदर कैरोमनी धमनी ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, और भाई साहब व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो भाई याद रखना, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होने पर मामला गड़बड़ हो सकता है। एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए बी तो एंटीबॉडी गायब, यहाँ पे गायब एंटीजन तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे बेटा, कौन आ जाएंगे, दोनों। समझ आया कि नहीं आया, चंगा समझ आया होगा। मजे से लाइक शेयर करते रहो फटाफट से, और भाई साहब चलते रहो आगे। एंटीजन कितने, एंटीजन है बेटा ए तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए बी तो एंटीबॉडी गायब, यहाँ पे एंटीजन गायब तो यहाँ पे भाई साहब दोनों आ गए। और ब्लड ग्रुप का जो नामांकन किया है वो किसके बेस पे किया है बच्चा, एंटीजन के बेस पे किया है। अब मैं बात करना चाहूंगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने सारी बातें समझ गए, आपकी ये सारी बातें हमारी समझ में आ गई कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, रुधिर का रासायनिक संगठन क्या होता है। लेकिन हमें एक बात बताओ, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सर हमें ऐसा क्यों महसूस होता है, सर हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि भाई साहब ए बी वाला व्यक्ति कुछ निश्चित ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, कुछ निश्चित ब्लड ग्रुप ब्लड ले सकता है और ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता। तो हमें एक बार एक फटाफट से याद करवा दो कि सर हम किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं, किसको हम ब्लड डोनेट करेंगे और किससे ब्लड रिसीव करेंगे। देखो फटाफट से, अगर मैं बात करूं बच्चा ए ब्लड ग्रुप की, बेटा किसकी बात करूं, ए, ये ए ब्लड ग्रुप बना दिया मैंने बेटा, क्या बना दिया, ए। यहां पे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने इधर की तरफ बी लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, बी। कोई गड़बड़ की मैंने अभी तक मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, मैंने अभी तक कोई गड़बड़ नहीं है। एक तरीका माइंड में सेट कर रहा हूं, आपके माइंड में तरीका सेट हो गया, कुछ भी कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस बट एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंस। सफलता अनुभव से प्राप्त होगा, लेकिन अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से प्राप्त होगा। तो सक्सेस कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस बट एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंस। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको एक माइंड सेट कर रहा हूं आपका, मैंने इधर ए लिखा तो आपको भी इधर ये लिखना है नोटबुक में, मैंने इधर बी लिखा तो आपको भी क्या लिखना है, बी। मैंने नीचे बेटा ओ लिख दिया, क्या लिख दिया, ओ। मैंने क्या लिख दिया बच्चा, ओ। मैंने ऊपर लिख दिया बेटा ए बी, मैंने क्या लिख दिया, ए बी। ये ले भाई, देखिए बच्चा, मैंने यहां पर ए, मैंने यहां पर बी, मैंने यहां पर ओ, मैंने वहां पे 4 ब्लड ग्रुप ऐसे सेट कर दिए जैसे बिल्कुल फिक्स सेट कर दिए। अब मैंने जब ब्लड ग्रुप सेट कर दिया, बेटा मुझे पता है कि भाई साहब डॉक्टर के पास जब बीमार होते हैं ना, तो हम एक ही बात कह के जाते हैं कि भाई अगर हमें ब्लड की जरूरत पड़े तो ओ वाला तैयार रखना। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और वो बीमार हो गया और उसको ब्लड की जरूरत है, तो वो सबसे पहले ओ के पास ही जाएगा। किसके पास जाएगा, ओ के पास। अच्छा जी, बिल्कुल राइट बात है सर आपकी। ए वाला व्यक्ति, भाई साहब ये दोनों तरफ तीर के चिन्ह बना रहा हूं ना दोस्तों, तो दोनों तरफ तीर के चिन्ह यही बात बोल रहे हैं कि भाई साहब मैं इससे उधार ले भी सकता हूं, इसको उधार दे भी सकता हूं, मैं दोनों काम कर सकता हूं। मतलब मैं लेने और देने का काम बराबर से करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तो भाई साहब यहाँ पे भी देखो, यहाँ से भी बी है ना, बी लेगा भी और बी देगा भी। भाई साहब खतरनाक, ये देखो बिल्कुल राइट, बी इससे ब्लड ले भी सकता है, बी को ब्लड दे भी सकता है। बिल्कुल यहाँ तक मामला सेट, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं की है मैंने। ये देखो ए बी,
ए बी वाला व्यक्ति ए बी वाले व्यक्ति से ब्लड ले भी सकता है, ए बी वाले व्यक्ति को ब्लड दे भी सकता है। यहां तक तो मामला समझ आ गया गुरुजी? यस या नो? आएगा यार, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई ए वाला व्यक्ति ए से ब्लड ले भी सकता है, दे भी सकता है। बी वाला व्यक्ति बी से ब्लड ले भी सकता है, बी को दे भी सकता है। बिल्कुल। ओ वाला व्यक्ति ओ से ब्लड ले भी सकता है, ब्लड दे भी सकता है। क्लियर ना? अच्छा, ए बी वाला व्यक्ति ए बी वाले व्यक्ति से ब्लड ले भी सकता है, ब्लड दे भी सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट दिक्कत जब आ जाएगी बेटा, जिस प्रकार से मैंने आपको डायग्राम बना रहा हूं उसी प्रकार से आपको डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है। क्लास को देखने से पहले अपनी फेयर नोटबुक जरूर अपने पास लिख ले बेटा। चलिए, जब हम देखते हैं भाई कि भाई ये सारा कुछ हो रहा है, तो ए वाला जो व्यक्ति ओ वाला व्यक्ति है ना, ये बी वाले व्यक्ति को ब्लड, ये लो भाई। अब मैं गड़बड़ कर रहा हूं बेटा, अब गड़बड़ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ध्यान से देखो मेरी कलाकारी को, ध्यान से देखो, बोर्ड की तरफ नजर। ये देखो बेटा, मैंने क्या किया बेटा, नीचे से तीर बनाए और नीचे से तीर बना के मैंने ऊपर की तरफ तीर छोड़ दिए सारे। मैंने नीचे से तीर बनाए, कहां छोड़ दिए? ऊपर की तरफ। यह डायग्राम आपको बताएगा कि कौन किससे ब्लड लेगा और कौन किसको ब्लड देगा। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता हूं। क्या है बेटा क्वेश्चन? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये देखिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे पूछ लेता हूं। ये लीजिए, एक क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा कि आप मुझे बताओ, ए रुधिर समूह कौन से ग्रुप को डोनेट कर सकता है बेटा? डोनेट कर सकता है, डोनेट बताना है। ओनली क्या बनाना है? डोनेट। डोनेट किसको कर सकता है? दे किसको सकता है बेटा? बताइए, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। ए रुधिर समूह कितने रुधिर को रुधिर दे सकता है? जब एक ही बात हो रही है मेरे दोस्त, तो देखो आप कहोगे भाई देने की बात हो रही है, देने का मतलब ए वाला चलेगा। कौन जाएगा भाई? ए वाला। ये देखो, ए वाले को चले हम, ए वाले से चले और कहां तक चले बेटा? बी, ए बी तक। कहां तक चले? ए बी तक। ए से चले और कहां तक चले? ए बी तक हम चले। जब हम बात करते हैं रुधिर समूह देने की, जब रुधिर समूह देने की बात कर रहे हैं, तो बाइसेप ए किसको दे सकता है? बाइसेप सीधा दे सकता है आपके माइंड में सारे ए बी। किसको दे सकता है? ए बी। बच्चा गड़बड़ यही कर देता है। ए बी को तो दे रहा है, लेकिन बाइसेप खुद को भी तो डोनेट कर रहा है ना। ये खुद को भी तो डोनेट कर रहा है ना। तीर का चिन्ह इधर भी तो जा रहा है ना, तीर का चिन्ह इधर जा रहा है, तो खुद को भी डोनेट कर रहा है। तो याद रखिएगा, ए रुधिर समूह कितने को दे सकता है? रुधिर ए एंड ए बी को, ए बी को। पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा, आरएच फैक्टर पढ़ाने वाला हूं, आज ही की क्लास में कंप्लीट करूंगा आरएच फैक्टर। उसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं, बी रुधिर समूह किससे ले सकता है? बी रुधिर समूह ले किससे सकता है बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव 1 मिनट में क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए बताइए, बी रुधिर समूह किससे ले सकता है? तो देखो, आप कहोगे सर बी लेने की बात हो रही है, बी ये लो जी, लेने की बात, ये लो ओ का ले लिया जी। किसका ले लिया? ओ रुधिर समूह का ले लिया बेटा। किसका ले लिया? ओ रुधिर समूह। अच्छा जी, दूसरा किसका ले सकता है भाई? बी का ले सकता है बेटा। किसका ले सकता है? बी का। तो भाई साहब बी किसका ले सकता है? ओ और बी का। अब मैं आपसे पूछूं, दाता समूह कौन सा है? डोनर। डोनर इज कॉल्ड ए बी, बी या ओ। डोनर किसे कहेंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा, देखो ओ वाला इसे देखो, ए को दे रहा है, ए बी पे तीर का चिन्ह जा रहा है, बी पे तीर का चिन्ह जा रहा है, और ओ खुद पे भी तीर का चिन्ह है। मतलब भाई साहब दाता कौन है? डोनर कौन है? तो दाता भाई साहब ओ ही है मेरे दोस्त। कौन है दाता? कौन है? ओ है। दूसरा बेटा ए बी। ए बी देखो सभी का ग्रहण कर रहा है ना, सभी से ले रहा है ना, तो भाई साहब रिसीवर हो गया। ये क्या हो गया? डोनर। ये क्या हो गया? डोनर।
ये कौन हो गया? डोनर। एंड ये क्या हो गया? एक्सेप्टर, रिसीवर। भाई सब सभी का रिसीव कर रहा है, इसलिए ए बी ऑल रिसीवर, ओ इज ऑल डोनर ब्लड ग्रुप। यस या नो? यहां तक बात समझ आने के बाद जिन बच्चों का डाउट है कि सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप की तरफ भी हमें लेकर के जाएं, तो बेटा उनके लिए ध्यान से समझिए। नेक्स्ट है हमारा आर एच फैक्टर, जो ब्लड ग्रुप का ही पार्ट है। बेटा किसका पार्ट है? ब्लड ग्रुप का ही एक पार्ट है आर एच फैक्टर। हेडिंग लगाइएगा आर एच फैक्टर, और आर एच फैक्टर को समझने का प्रयास करें। ये क्या है बेटा? आर एच फैक्टर क्या है? देखिए बच्चों, सन 1930 में, सन 1930 में ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हो चुकी थी। सन 1930 में, सॉरी, सन 1900 में ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हो चुकी थी। सन 1930 में ब्लड ग्रुप ओ के बारे में भी हमें अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो चुकी, लेकिन हमने देखा कि हम पूरे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हमने किसको ब्लड देना है, किससे ब्लड रिसीव करना है, हम सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई भी हम गड़बड़ नहीं कर रहे। लेकिन 50% केस में पेशेंट की वापस डेथ हो रही है। मामला तो गड़बड़ था, ऐसे नो। और जिस साइंटिस्ट ने अपनी रात दिन मेहनत की, कॉलैंड स्टीनर ने, जिसने इतनी मेहनत की, जिसने ये बता दिया कि भाई एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में इसने बताया, तो भाई साहब उस व्यक्ति को नींद कैसे आ सकती है? कॉलैंड स्टीनर। तो 1930 में डी कोस्टला, 1930 में कौन बच्चा? डी कोस्टला। और डी कोस्टला का एक सहयोगी था, उसका नाम वीनर। क्या नाम था? वीनर। तो आर एच फैक्टर की खोज, आर एच फैक्टर की खोज जो की गई थी बेटा 1940 में हमारे पास रिजल्ट आए थे। और इनकी खोज करने वाले दो साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट नेम इज कॉलैंड स्टीनर, फर्स्ट साइंटिस्ट नेम इज कॉलैंड स्टीनर, एंड सेकंड साइंटिस्ट नेम इज वीनर। फर्स्ट इज लैंड स्टीनर और सेकंड इज वीनर। कॉलैंड स्टीनर एंड वीनर ने आर एच फैक्टर के बारे में हमें काफी अच्छी नॉलेज दी, इसके बारे में हमें काफी अच्छी जानकारी दी। इन्होंने क्या किया? कॉलैंड स्टीनर और वीनर ने बेटा, कॉलैंड स्टीनर और वीनर ने सबसे पहले एक बंदर को पकड़ा बेटा। किसको पकड़ा? बंदर, मंकी को। कॉलैंड स्टीनर और वीनर ने सबसे पहले किसको पकड़ा? मंकी को बेटा, मंकी को पकड़ा। और इस मंकी के ऊपर, मंकी कौन सी जाति का था बेटा? मंकी कौन सी जाति का था? तो रीसस जाति का था मेरे दोस्त। कौन सी जाति का था? रीसस। कौन सी जाति का था? रीसस। भाई साहब कॉलैंड स्टीनर और वीनर ने सन 1940 में बंदर के ऊपर कौन सी जाति का? रीसस जाति का। इन्होंने रिसर्च प्रारंभ की। रिसर्च प्रारंभ की तो इनको कुछ स्पेशल, विशेष प्रकार की प्रोटीन मिली, स्पेशल प्रोटीन मिली, विशेष प्रकार की प्रोटीन प्राप्त हुई बेटा। विशेष प्रकार की प्रोटीन इनको यहां पर प्राप्त होती है, और इन्हीं प्रोटीन को इन्होंने आर एच फैक्टर के नाम से जाना। क्या नाम से जाना? आर एच फैक्टर। भाई साहब क्या हुआ? सन 1900 साइंटिस्ट कितने? दो, कॉलैंड स्टीनर और वीनर। किस पर बेटा? बंदर पर। बंदर कौन सी जाति का? रीसस जाति का। क्या मिली? विशेष प्रकार की प्रोटीन, कुछ अलग प्रकार की प्रोटीन मिली, कुछ अलग प्रकार की प्रोटीन। तो इन्होंने इसी प्रोटीन को किस नाम से जाना? आर एच फैक्टर के नाम से जाना। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ये आर एच वर्ड है ना, कहीं बाहर से नहीं आया। यहाँ पर रीसस जाति के जो बंदर है उसके दो वर्ड ले लिए बेटा। कितने ले लिए? दो। आर एच फैक्टर में रीसस के दो वर्ड कहां ले लिए? आर एच के अंदर इन्होंने ज्वाइन कर लिए। क्लियर बात समझ आई नहीं आई? यस। चलिए आगे की हम बात करते हैं बेटा। रीसस में आगे की बात करते हैं तो आर एच प्रोटीन इज टू टाइप्स। आर एच प्रोटीन आर टू टाइप्स, आर
टू टाइप्स। RH प्रोटीन आर टू टाइप्स। RH प्रोटीन दो प्रकार की होती है। RH प्रोटीन दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। RH प्रोटीन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है बेटा? टू। तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट इज RH पॉजिटिव। फर्स्ट इज RH पॉजिटिव। पहली कौन सी है मेरे दोस्त? तो पहली कौन सी है? RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव। सेकंड इज RH नेगेटिव। सेकंड इज RH नेगेटिव। जिसमें RH प्रोटीन पाई जाती है बेटा, जिसमें RH प्रोटीन पाई जाती है, या जिसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, विशेष प्रकार की प्रोटीन, विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, उसे RH पॉजिटिव कहा। उसे क्या कहा बेटा? उसे RH पॉजिटिव कहा। RH पॉजिटिव कहा। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन प्रेजेंट थी, उस प्रोटीन RH पॉजिटिव के नाम से जाना गया। लेकिन जिसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन अनुपस्थित थी, जिसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन, विशेष प्रकार की प्रोटीन, प्रकार की प्रोटीन अनुपस्थित थी बेटा, एब्सेंट थी। क्या थी? एब्सेंट थी। जिसमें RH प्रोटीन नहीं पाई जा रही थी, अनुपस्थित थी, अनुपस्थित थी, उसे RH नेगेटिव कहा गया। उसे RH नेगेटिव कहा गया। RH नेगेटिव कहा गया। कहा गया। दोबारा ध्यान से सुनना। जिसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती थी, RH पॉजिटिव। जिसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन नहीं पाई जाती थी, उसे क्यों कहा गया। अगर मैं बात करना चाहूं भारत का डेटा, भारत का RH पॉजिटिव का जो डेटा है, लगभग 92% लोग RH पॉजिटिव है। और यही डेटा अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, विश्व की अगर मैं बात करूं, तो यही डेटा लगभग 85%। अगर यहां पर मैं बात करूं भारत में, भारत में ये डेटा 7-8% के लगभग आता है बेटा RH नेगेटिव का। और विश्व में ये डेटा, विश्व में ये डेटा लगभग 15% का आता है। यह भारत में यह डेटा कितना आता है? तो भारत के अंदर यह डेटा लगभग 8%, और विश्व में यह डेटा कितना आता है? लगभग 15% के अंदर आता है। यहां तक बात समझ आ गई होगी, नहीं आई क्या? अरे मेरे लाम लालो, बताओ फटाफट। कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो फटाफट से कमेंट कर दो बेटा। कोई अगर चीज समझ नहीं आ रही हो तो बेटा एक बार फटाफट से कमेंट कर दो कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई, सर हमें ये चीज क्या नहीं आई? समझ नहीं आई। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही हो तो फटाफट से मुझे एक बार क्या कर दो? कमेंट कर दो। आ गई क्या सारी बात समझ? चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे RH ब्लड ग्रुप किसको ले सकते हैं, किससे ब्लड दे सकते हैं। यस या नो? ध्यान से सुनिए बेटा। एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है आपका RH ब्लड ग्रुप का। किसका बेटा? RH ब्लड ग्रुप। बहुत प्यारा सा RH पॉजिटिव। ये कौन सा बेटा? RH पॉजिटिव। और बेटा दूसरा मैं लेके जा रहा हूं, वो कौन सा लेके जा रहा हूं? RH नेगेटिव। कौन सा लेके जा रहा हूं? RH नेगेटिव। एक ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव एंड सेकंड ब्लड ग्रुप इज RH नेगेटिव। एक तरफ ब्लड ग्रुप है हमारा RH पॉजिटिव, दूसरी तरफ है RH नेगेटिव। बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर RH पॉजिटिव का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? तो यहां पर RH पॉजिटिव का मतलब है बेटा A पॉजिटिव से, यहां पर RH पॉजिटिव का मतलब है बेटा B पॉजिटिव से,
यहाँ पर RH पॉजिटिव का मतलब है बेटा AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से, यहाँ पर RH पॉजिटिव का मतलब है बेटा O ब्लड ग्रुप से, O पॉजिटिव ब्लड। तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। यहाँ पर RH का मीनिंग, तो RH पॉजिटिव का जो मीनिंग है वो है बेटा A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से इसका क्या है मीनिंग है दोस्तों। अच्छा, RH नेगेटिव का क्या मीनिंग है बेटा? तो A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव, मतलब सेम ब्लड ग्रुप है, इक्वल ब्लड ग्रुप है, लेकिन उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर है बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर है दोस्तों। क्लियर? चलिए अब ध्यान से सुनो, RH पॉजिटिव वाला मतलब A पॉजिटिव वाला, क्या A पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है दोस्तों। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, RH पॉजिटिव से ब्लड ले भी सकता है, RH पॉजिटिव ब्लड दे भी सकता है, क्योंकि जब RH पॉजिटिव को जरूरत पड़ेगी तो बोल देगा बेटा मेरा घर का मामला है। ये किसका मामला है? घर का मामला। तू यूज कर, तू क्या कर, आराम से यूज कर, कोई जरूरत नहीं है, आराम से यूज कर, तो तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो भाई साहब ये RH पॉजिटिव इसको दे भी सकता है, RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव से ले भी सकता है, जरूरत पड़ेगी तो ले लेगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको दे देगा। लेकिन RH नेगेटिव की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? RH नेगेटिव। RH नेगेटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव वाले व्यक्ति से ले सकता है, उसको दे सकता है। यहां तक तो मामला अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई क्लियर है, RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, RH पॉजिटिव से लेगा और उसको देगा भी। नेगेटिव वाला है, नेगेटिव को लेगा भी, नेगेटिव से देगा भी। क्यों? रीजन साफ है, क्लियर है कि समान ब्लड ग्रुप है और समान ब्लड ग्रुप लेने और देने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। अब मेन प्रॉब्लम बताए कहां आई? मेन प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई बेटा, मेन प्रॉब्लम यहां से प्रारंभ हुई कि भाई ये बताओ, क्या ये RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है क्या? क्या RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है क्या? जब मैं बात करता हूं पॉजिटिव नेगेटिव की, तो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड नहीं देगा, इसको ब्लड डोनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ध्यान से सुनो, यहां पर भाई साहब प्रोटीन पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर प्रोटीन पाई जाती है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, जो विशेष प्रकार की प्रोटीन खोजी गई थी वो पाई जाती है बेटा, विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। और भाई साहब यहां पर क्या डिफरेंस है? यहां पर विशेष प्रकार की प्रोटीन नहीं पाई जाती, विशेष प्रकार की प्रोटीन नहीं पाई जाती बेटा, यहां पर विशेष प्रकार की प्रोटीन नहीं पाई जाती है। मतलब दोनों में क्लियर डिफरेंस है, यहां पर विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, यहां पर विशेष प्रकार की प्रोटीन नहीं पाई जाती बेटा। क्लियर ना? अब भाई साहब मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताइए, अगर जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, मान लीजिए RH पॉजिटिव की प्रोटीन यहां पर चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना, यहां पर चली गई तो क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन जाके यहां पर क्या करेगी? दिक्कत करेगी। इसी में तो डिफरेंस, तो यही तो है डिफरेंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डिफरेंस क्या है? तो यही डिफरेंस है बेटा कि इसमें प्रोटीन पाई जाती, इसमें नहीं पाई जाती, इसके कारण ये इसको ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन जिसमें है ही नहीं मामला तो वो तो उसको ब्लड ले सकता है ना। याद रखना, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड नहीं देगा, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले का ब्लड ले सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। बात समझ आई या नहीं आई? फटाफट से नोट करो और नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फटाफट से नोट करो, ये चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। यदि किसी व्यक्ति का, करिए आप आंसर, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर समूह, व्यक्ति का रुधिर समूह, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर समूह AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, तो, 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 तो,
कितने व्यक्ति से ए बी पॉजिटिव है तो कितने व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, रुधिर दे सकता है बेटा, दे सकता है, बताइए, दे सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति है जिसका रुधिर समूह ए बी पॉजिटिव है, कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, और वो आपको बताना है कि एपी पॉजिटिव वाला व्यक्ति कितने रुधिर समूह को रुधिर दे सकता है। मान लीजिए कोई दोस्त घायल हो रखा है उसको, और उसने फोन करके बोल दिया कि भाई साहब आजा अस्पताल में, जरूरत है तेरी। भाई जाएगा, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि मैं उसको ब्लड दे सकता हूं या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से समझो भाई साहब। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव को थोड़े समय के लिए क्या कर दो, भूल जाओ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव को थोड़े समय के लिए क्या कर दो, भूल जाओ। केवल और केवल किसकी बात करो बेटा, ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करो, ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप कौन है बेटा आपके पास, ए बी। कौन सा है बेटा, ए बी। ये लो भाई साहब, मैंने भी ब्लड ग्रुप क्या ले लिया मेरे बच्चा, ए बी ब्लड ग्रुप ले लिया। यस या नो, ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है दोस्त, तो ए बी। तो मैंने भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा निर्धारित कर लिया, ए बी ब्लड ग्रुप निर्धारित कर लिया। पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े समय के लिए भूल जाओ। अब मुझे बात करो बेटा, मुझे एक बात बताओ, अपने डायग्राम पे आओ बेटा। कौन से डायग्राम पर, ये वाला, अरे कहाँ गया रे, ये वाले। मुझे बताओ ए बी वाला व्यक्ति किस किस को दे सकता है, ए बी वाला व्यक्ति ओनली किसको दे सकता है, ए बी वाला। क्लियर बात, यस या नो, यस या नो। ए बी वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, ओनली ए बी वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। तो भाई साहब ए बी वाला व्यक्ति किसको ब्लड देगा, बना लो, ए बी वाले व्यक्ति किसको देगा, ए बी। अब थोड़े समय के लिए देखो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। थोड़े समय के लिए देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो भाई आपको पता चला कि भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉजिटिव, लगा दो पॉजिटिव। अब आ जाओ आर एच फैक्टर पर बेटा, किस पे आ जाओ, आर एच फैक्टर। अब मुझे बताओ क्या आर एच पॉजिटिव वाला आर एच नेगेटिव को दे सकता है, दे सकता है क्या, नहीं। ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता, दे नहीं सकता, ले सकता है। जब दे नहीं सकता ले सकता है तो भाई साहब यहाँ पे कौन सा ग्रुप बनेगा, ओनली पॉजिटिव। याद रखिए कितने रुधिर को दे सकता है, तो ओनली ए बी पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपके लिए। यदि कोई, एक क्वेश्चन और करिए, यदि कोई घायल व्यक्ति, कोई घायल व्यक्ति, घायल व्यक्ति, घायल व्यक्ति ए बी पॉजिटिव है, यदि कोई घायल व्यक्ति ए बी पॉजिटिव है तो कितने रुधिर समूह से, कितने रुधिर समूह से, कितने रुधिर समूह से रुधिर ग्रहण कर सकता है, रुधिर ग्रहण कर सकता है। भाई घायल है ना, और घायल है तो दे थोड़ी सकता है, लेगा भाई, रुधिर ग्रहण कर सकता है। आपको ये बताना है कि भाई ये बता दो कितने रुधिर समूह से रुधिर ग्रहण करेगा। बताइए फटाफट, बताइए बच्चों, वेट करिए, फटाफट बताइए, बताइए दोस्तों फटाफट कि यदि कोई घायल व्यक्ति है, बताइए, यदि कोई घायल व्यक्ति ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो कितने व्यक्ति को, कितने रुधिर समूह से रुधिर ग्रहण कर सकता है। देखिए बच्चों, घायल व्यक्ति कौन सा है, ए बी पॉजिटिव बेटा, कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। घायल व्यक्ति ए बी पॉजिटिव है तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बोली कि भाई साहब एक बात भूल जाओ, प्रारंभ में क्या नहीं लेना, पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप ये देखो कि बात किसकी हो रही है,
ग्रहण कर सकता है। और ए बी पॉजिटिव किस किस का ग्रहण कर सकता है, डायग्राम पाओ। तुरंत आपके माइंड में ये डायग्राम छपना चाहिए। जैसे ही ब्लड की बात आई आपका डायग्राम ये छप जाना चाहिए। क्या छपना चाहिए कि भाई साहब ए बी की बात हो रही है। ए बी किस किस से ले सकता है मेरे दोस्त, ए ले सकता है ओ से, ए ले सकता है ए बी से, ए ले सकता है ए से, बिल्कुल राइट बात है। और ए बी खुद से ले सकता है, बिल्कुल राइट। तो याद रख, ए बी वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है, तो ए बी वाला व्यक्ति चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है बेटा। पहला ब्लड ले सकता है बेटा किससे, ए से, दूसरा किससे, बी से, तीसरा किससे, ए बी से, चौथा किससे बेटा, ओ से। इन चारों से ब्लड क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। कौन सा व्यक्ति, वाला व्यक्ति, ए बी वाला व्यक्ति इन चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। अब बेटा दूसरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मुझे बात बताइए, यहां पर आप सिंबल कौन सा दे रखा है, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव लगाया आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, बताइए क्या क्लिक करना चाहिए। भाई साहब ये वाला आर एच फैक्टर का डायग्राम कर लिया। आर एच फैक्टर के डायग्राम में क्या है बेटा, क्या पॉजिटिव वाला ग्रहण कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, कर रहा है ना। देखो इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें प्रोटीन है, दे दे जितना चाहिए उतना। तो भाई साहब ये इसको ग्रहण दे सकता है। जब ब्लड दे सकता है तो मेरे दोस्त ये ले, हम भी बोल देंगे एक ए बी पॉजिटिव किससे ग्रहण कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव से, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव से। मतलब यह 8 रुधिर समूह से, यह 8 रुधिर समूह से रुधिर को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसलिए ए बी को सर्वग्राही का बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्वग्राही। ए बी को क्या बोला जाता है, सर्वग्राही, यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर, सभी का ग्रहण करने वाला व्यक्ति किसे माना गया, ए बी पॉजिटिव को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सर्वग्राही ये है तो भाई साहब सर्वदाता कौन सा है, मुझे ये बता दो। क्या बताओ, सर्वदाता। तो याद रखिए मैं आपको कुछ डेटा लिखा रहा हूं। सर्वग्राही रुधिर समूह, सर्वग्राही रुधिर समूह, सर्वग्राही रुधिर समूह, सर्वग्राही रुधिर समूह बेटा याद रखिएगा कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। कौन सा है बेटा, ए बी पॉजिटिव। दूसरा याद रखिएगा सर्वदाता रुधिर समूह, सर्वदाता रुधिर समूह, सर्वदाता रुधिर समूह, ये कौन है बेटा, तो याद रखिएगा ये कौन है, ए बी नेगेटिव। अच्छा नेक्स्ट बेटा तीसरा वर्ड क्या याद रखना है बेटा, तीसरा बहुत प्यारा सा वर्ड है। सर्वदाता के बाद याद रखिए रियल ब्लड ग्रुप, मतलब रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है, रेयर ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला रुधिर समूह। बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला रुधिर समूह कौन सा है बेटा, आपको ये बताना है, बताइए। ओ नेगेटिव बेटा, कौन सा है, ओ नेगेटिव। बहुत कम मात्रा में कौन सा रुधिर समूह पाया जाता है, तो याद रखिएगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप पे याद है सुल्तान मूवी में सुल्तान का जो बेटा होता है उसको कौन से ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ती है, तो आप बताओगे सर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की उसको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा ओ नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप है बेटा। कौन सा ब्लड ग्रुप है, रेयर ब्लड ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आर एच फैक्टर की डिजीज, आर एच फैक्टर की डिजीज, आर एच फैक्टर की डिजीज, आर एच फैक्टर डिजीज, आर एच फैक्टर डिजीज, आर एच फैक्टर के रोग, आर एच कारक के रोग, आर एच कारक के रोग। बेटा आर एच फैक्टर डिजीज क्या है, तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा आर एच फैक्टर डिजीज क्या है। तो पहली डिजीज याद रखिएगा इसकी, जो फर्स्ट डिजीज है वो है बेटा इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस।
फर्स्ट डिजीज इज इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। erythroblastophilus. First disease is erythroblastophilus. erythroblastophilus फर्स्ट डिजीज का नाम क्या है? erythroblastophilus। ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको erythroblastophilus है क्या। erythroblastophilus है क्या? हिंदी में इसे कहते हैं बेटा गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या होती है डिजीज? ध्यान से समझना। गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता RH फैक्टर डिजीज है। पहली RH फैक्टर डिजीज है बेटा कौन सी? तो गर्भ रक्ताणु कोरकता erythroblastophilus। क्या कहती है ये डिजीज? कहती है यदि बाइसेक्सुअल है ना, मेल, अगर आपके पास मेल है और मेल का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है बेटा, मेल है और मेल का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? RH पॉजिटिव। मेल का ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव। ध्यान से समझना, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। मेल का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? RH पॉजिटिव। फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा? फीमेल का ब्लड ग्रुप ये होना चाहिए RH नेगेटिव। अगर मेल का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और फीमेल का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, मतलब क्लियर है। आदमी जो मेल होना चाहिए वो होना चाहिए A पॉजिटिव, तो फीमेल भी क्या होनी चाहिए? A नेगेटिव। ए मेल अगर AB पॉजिटिव है तो फीमेल भी क्या होनी चाहिए? AB नेगेटिव। मेल अगर O पॉजिटिव है तो फीमेल भी क्या होनी चाहिए? O नेगेटिव। मेल अगर B पॉजिटिव है तो फीमेल भी क्या होनी चाहिए? B नेगेटिव। मतलब समान ब्लड ग्रुप हो लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंस हो बेटा। एक RH पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या हो? RH नेगेटिव। जब मेल RH पॉजिटिव एंड फीमेल इज RH नेगेटिव तो याद रखिएगा इन दोनों में पहला रिप्रोडक्शन होगा, फर्स्ट रिप्रोडक्शन होगा और पहला एम्ब्रियो बनेगा, पहला भ्रूण बनेगा बेटा। क्या बनेगा? पहला भ्रूण। दोनों में रिएक्शन होगी। रिएक्शन कौन सी बेटा? रिप्रोडक्शन। कौन सी होगी? रिप्रोडक्शन। प्रजनन की अभिक्रिया होगी, प्रजनन होगा, दोनों के अंदर प्रजनन होगा तो बेटा क्या बनेगा? पहला भ्रूण। पहला भ्रूण बनेगा तो पहला भ्रूण बनेगा तो भाई साहब ये आसानी से पैदा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आसानी से नॉर्मल पैदा हो जाएगा, आसानी से पैदा हो जाता है बेटा, आसानी से पैदा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब अगर ब्लड ग्रुप कौन सा है बेटा? ये RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। मेल का पॉजिटिव और फीमेल का क्या है? नेगेटिव। यहां तक पहली संतान में, पहली संतान के अंदर दोस्त किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब मैं बात करूं दूसरी संतान की, तो जैसे ये पहला भ्रूण तैयार, पहला भ्रूण से महिला गर्भवती होकर बच्चे को आसानी से पैदा करेगी, लेकिन जैसे ही बच्चे को पैदा करेगी महिला के अंदर इस ब्लड ग्रुप के खिलाफ बेटा, कौन से ब्लड ग्रुप के खिलाफ? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ, इस रुधिर समूह के खिलाफ, इस रुधिर समूह के खिलाफ, इस रुधिर समूह के खिलाफ, समूह के खिलाफ, इस रुधिर समूह के खिलाफ क्या बनेगी बेटा? एंटीबॉडी बनेगी बेटा। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाएगी, बनना प्रारंभ हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। मैं फिर आपको समझाने जा रहा हूं बेटा। जैसे ही पहली संतान पैदा होगी, पहली संतान तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बढ़िया मामला होगा। पहली संतान आसानी से पैदा हो जाएगी, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़का होगा तो XY क्रोमोसोम के कारण जो लिंगी गुणसूत्र है, और लड़की होगी तो XX क्रोमोसोम के कारण होगी, वहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही पहली संतान पैदा हो गई उसके तुरंत बाद महिला के अंदर कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद महिला के अंदर क्या बनना प्रारंभ हो जाएगी? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसके अंदर किसमें बेटा? महिला में बेटा। ये काम किसमें होगा? महिला में।
तो महिला में एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो गई किस ब्लड ग्रुप के खिलाफ? RH पॉजिटिव के खिलाफ। RH पॉजिटिव के खिलाफ जब एंटीबॉडी बनना प्रारंभ होगी तो याद रखिएगा, याद रखिए, दूसरे भ्रूण के समय क्योंकि मानव का जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण के 3 मंथ बाद, मानव भ्रूण के 3 मंथ बाद पहला ऑर्गन बनता है जिसे हम हार्ट कहते हैं, मांसपेशीय संरचना के नाम से जानते हैं बेटा। हृदय जो कभी ना रुकता है ना थकता है, काम करता रहता है रेगुलर। अगर वो काम करना बंद किया, हमारा काम करना बंद हो जाएगा। तो यहां पर बेटा, यहां पर दूसरे भ्रूण के बाद, किसके बाद बेटा? दूसरे भ्रूण, जब दूसरा भ्रूण में पहला हृदय बनेगा, क्या बनेगा? हृदय बनेगा। तो हृदय में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हृदय में जैसे ब्लड सर्कुलेट होगा तो आरबीसी का निर्माण होगा बेटा। इसका निर्माण होगा आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण भ्रूण के अंदर कहां से होता है बेटा? भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है बेटा स्प्लीन प्लिया के अंदर से। स्प्लीन प्लिया, जिसे बॉडी का ब्लड बैंक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बॉडी का ब्लड बैंक। तो स्प्लीन प्लिया के अंदर से किसका निर्माण होता है? आरबीसी। तो ये आरबीसी का निर्माण होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी है, महिला की एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के द्वारा आरबीसी का पाचन कर लिया जाता है बेटा। आरबीसी का पाचन कर लिया जाता है। महिला की एंटीबॉडी के द्वारा आरबीसी का पाचन कर लिया जाता है। महिला एंटीबॉडी के द्वारा आरबीसी का क्या कर लिया जाता है? पाचन कर लिया जाता है। और यह महिला कभी भी दूसरी संतान पैदा नहीं कर पाएगी, कभी भी दूसरी संतान पैदा नहीं कर पाएगी, दूसरी संतान पैदा नहीं कर पाएगी बेटा, पैदा नहीं कर पाएगी। इसलिए बेटा आजकल ध्यान रखना, नहीं कर पाएगी। एक बात क्लियर याद रख लेना कि अगर महिला उत्नात मिलाना इतना जरूरी नहीं है बेटा, ब्लड ग्रुप भी मिला लीजिएगा। क्या मिला लीजिएगा? ब्लड ग्रुप। बट इसका इलाज है, इसकी चिंता मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए, जब पहली संतान पैदा होगी ना, पहली संतान पैदा होगी इसके 45 से 75 घंटे के बीच में बेटा, 45 से 75 घंटे के बीच में 3 इंजेक्शन लगा लो बेटा। कितने इंजेक्शन? 3 में से कोई एक का ही नाम है, तीनों ही एक। हमें तीनों याद रखने बेटा, तीनों याद रखने। तो एग्जाम की दृष्टि से तीनों क्यों याद रखने बेटा? तो याद रखिए, एंटी डी का इंजेक्शन लगा लो, एंटी RH इंजेक्शन लगा लो बच्चा, एंटी RH। या बेटा एक नाम और दिया जाता है बच्चों इसको, रोगाम। क्या दिया जाता है? रोगाम। ये तीनों इंजेक्शन में से कोई भी एक इंजेक्शन लगा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। या तो आप एंटी डी लगा लो, या एंटी RH लगा लो, या रोगाम लगा लो। एक इंजेक्शन के नाम है दोस्तों, और इनमें से अगर कोई इंजेक्शन लगा लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये इंजेक्शन एंटीबॉडी नहीं बनने देते हैं। किसके अंदर? महिला के अंदर। महिला के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनने देते। अब आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इतना मैंने समझाया, एक बार रिवीजन करा देता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने आपको यहां से पढ़ाया RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज सन 1940 में कौन से साइंटिस्ट ने? पॉल लैंडस्टीनर और फीनर ने। कब? किसमें हुई? मंकी के अंदर। मंकी कौन सी जाति का था? रीसस जाति का। कौन सी जाति का था? रीसस जाति का। रीसस जाति का बंदर था, तो उसे क्या बोला? RHSIS। और इसी के आधार पर क्या देखा गया कि बाइसेप विशेष प्रकार की प्रोटीन है इसके, उसी प्रोटीन को क्या नाम दे दिया? RH फैक्टर। क्या नाम दे दिया? RH फैक्टर। जब आगे देखा गया तो RH प्रोटीन 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल RH पॉजिटिव, सेकेंड ऑफ RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, RH नेगेटिव में विशेष प्रकार की प्रोटीन नहीं पाई जाती। अच्छा, अगर मैं आगे बात करना चाहूं तो भाई साहब ये कौन किससे डोनेट कर सकते हो? किससे? RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है।
और आर एच पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को ले भी सकता है, दे भी सकता है। ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन समझ आने के बाद फिर मैंने आपको बताया था बेटा सर्वग्राही रुधिर समूह, सर्वदाता रुधिर समूह और रेयर ब्लड ग्रुप, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद आरएच फैक्टर डिजीज आपको मैंने पढ़ाई। आरएच फैक्टर डिजीज में मैंने पहला आपको बताया इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट किसका नाम है बेटा? आरबीसी का। ब्लास्टो मतलब फटना, ब्लास्टो मतलब फटना, और किसका बेटा? फिटेलिस, फिटेलिस बोलते हैं भ्रूण का। ये खुद अपने रोग में नाम बता रहा है बेटा, खुद अब बता रहा है। अगर आपने रोग का नाम याद, 2-3 बार रिवीजन करो। इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस 2-3 बार रिवीजन करो। जब 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आरबीसी का पाचन होगा बेटा। क्या होगा? आरबीसी का पाचन, क्योंकि इरिथ्रोसाइट आरबीसी का केमिकल नेम है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का है, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट है। आरबीसी क्या हो जाएगी? ब्लास्टो, ब्लास्टो मतलब फट जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। और किसकी बेटा? भ्रूण की। तो एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस में होगा क्या? तो आरबीसी का क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा बेटा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? कैसे होता है बेटा? मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल। मेल में कौन सा ब्लड ग्रुप है? आरएच पॉजिटिव। फीमेल में कौन सा ब्लड ग्रुप है? आरएच नेगेटिव। मेल और फीमेल में जब बात करते तो पहला भ्रूण, कौन सा भ्रूण बेटा? पहला भ्रूण। ये आसानी से पैदा हो जाता है, किसी प्रकार की जरा भी दिक्कत नहीं आती है। पहले भ्रूण में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन याद रखिए, पहला भ्रूण जैसे ही अगर पैदा हुआ, महिला के अंदर किसके खिलाफ? आरएच पॉजिटिव के खिलाफ क्या बनना प्रारंभ हो जाती है? एंटीबॉडी। महिला के अंदर जैसे ही एंटीबॉडी बनेगी तो भाई साहब दूसरे भ्रूण के समय दिक्कत आएगी। दूसरे भ्रूण के समय क्या आएगी? सबसे पहला बनने वाला हृदय अंग कौन सा है? हृदय। हृदय बनेगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? आरबीसी की, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। आरबीसी का निर्माण होगा, लेकिन आरबीसी किसका क्या कर लिया जाएगा? डाइजेशन। और वो महिला कभी भी दूसरी बार संतान पैदा नहीं कर सकती। लेकिन इलाज क्या बताया मैंने? तो इलाज बहुत सिंपल है कि भाई साहब मार्केट में मिलता है बढ़िया इंजेक्शन। 42 से 72 घंटे के बाद, 42 से 72 घंटे के आप एंटी-डी, एंटी-आरएच या रोगाम में से कोई भी एक इंजेक्शन लगा लो, हो जाएगा मामला सेट होगा, आप रोगों से ग्रसित नहीं होंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए बेटा, नेक्स्ट हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए बेटा। आप मुझे बताइए, निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए सही नहीं माना जाता? ये बेटा ये अगर बात करूं राजस्थान एग्जाम में तो ये क्वेश्चन रीट में देखने को मिला था। ये किस में देखने को मिला था? रीट के अंदर। और अगर मैं डिफेंस एग्जाम्स की बात करूं तो बेटा ये एनडीए में क्वेश्चन देखने को मिला है बेटा। एनडीए 2013 के अंदर जो सेकंड टर्म हुआ था उसमें बेटा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। एनडीए 2013 सेकंड टर्म में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन इज पुरुष। ये आया कैसे था बेटा क्वेश्चन? पुरुष आरएच पॉजिटिव एंड महिला आरएच नेगेटिव। पुरुष आरएच पॉजिटिव, महिला आरएच पॉजिटिव बेटा। ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन क्या था? पुरुष आरएच नेगेटिव व महिला आरएच पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन था पुरुष आरएच नेगेटिव, महिला
आर एच नेगेटिव। ओके, चौथा ऑप्शन क्या था? पुरुष आर एच पॉजिटिव व महिला आर एच नेगेटिव। बच्चे कंफ्यूज हो गए, बच्चे क्या हो गए? कंफ्यूज। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। अगर आप भी अब भी अगर आप क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हो तो बेटा मंजिल हौसलों से मिलेगी, बेटा पढ़ने से मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राइट आंसर इज आर एच पॉजिटिव पुरुष एंड महिला आर एच नेगेटिव इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस या नो? मेल इज आर एच पॉजिटिव एंड फीमेल इज आर एच नेगेटिव। नेक्स्ट बेटा, ब्लड ग्रुप में आपका ब्लड ग्रुप से संबंधित एक लास्ट टॉपिक आपको रह चुका है बेटा, जो ब्लड जीन से है बेटा। किससे संबंधित है? ब्लड जीन। याद रखिएगा यह टॉपिक में आपको 3 प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जा सकता है कि बच्चे में या भ्रूण के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है कौन सा रुधिर समूह ज्यादा मात्रा में हो सकता है, कौन सा रुधिर समूह ज्यादा मात्रा में हो सकता है। तीसरा, इसी टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भाई साहब कौन सा रुधिर समूह अनुपस्थित है। याद रखिएगा, आपको मैं रीट लेवल पर ही बता रहा हूं बच्चों, तो याद रखिए इन्हें युग्मट्स के गैमेट्स के नाम से जानते हैं, ब्लड गैमेट्स। रुधिर जीन के नाम से जानते हैं, ब्लड जीन या रुधिर युग्मित के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, रुधिर जीन की अगर बात करें तो ब्लड जीन जो होते हैं वो याद रखिएगा ए का होगा। ब्लड ग्रुप कितने बेटा? बी है। ब्लड ग्रुप कितना है? ए बी है। और ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ है। ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, लेकिन इन 4 ब्लड ग्रुप में 6 प्रकार के जीन पाए जाते हैं बेटा। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। देखिए पहला जीन कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप ए में बेटा पहला जीन याद रखिएगा, यहां आई इसके गैमेट्स को रिप्रेजेंट करता है, आई ए एंड आई ए। सेकंड क्या याद रखिएगा? आई ए एंड आई ओ, आई ए एंड आई। थर्ड क्या याद रखिएगा? बी का याद रखिएगा बेटा आई बी एंड आई ओ। एक याद रखिएगा बेटा आई बी आई बी। ए और बी के लिए क्या याद रखना है बेटा? आई ए एंड आई बी। और ओ के लिए क्या याद रखना है बच्चा? तो आई ओ एंड आई ओ। फिर आपको बताता हूं ब्लड ग्रुप यहां पर कितने बता रहा हूं बच्चों आपको? 4। एक बता रहा हूं ए, दूसरा क्या बता रहा हूं? बी, थर्ड इज ए बी, फोर्थ इज ओ। फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड ए बी, फोर्थ ओ। इसमें जीन कितने हैं? तो जीन बेटा ए के कितने जीन याद रखने हैं? 2। फर्स्ट जीन आई ए आई ए, सेकंड जीन आई ए आई ओ। ओ क्या है? कंपल्सरी। क्या है? कंपल्सरी जीन। दूसरा बी के लिए भी 2 जीन है बेटा, आई बी आई ओ और आई बी आई बी। तीसरा ए बी के लिए बेटा एक ही जीन याद रखना है, आई ए आई बी। और ओ के लिए बेटा क्या जीन याद रखना है? आई ओ आई ओ। क्लियर बात समझ आई या नहीं आई? ये 6 जीन याद रख लेना। यहां से आपके तीनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी लेता हूं इस चीज। आप खुद कहोगे सर 1 सेकंड में हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, इसका आंसर ये हो गया। बस याद क्या रखना है? तो ये 6 जीन रट लेना, आपके माइंड में सेट कर लेना इन 6 जीन को बेटा। जब ये 6 जीन आपने अच्छे से याद कर लिए तो अब मेरी आगे की कहानी ध्यान से सुनो। एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देता है, ध्यान से सुनना इस प्रकार से। एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देगा मेरे दोस्त? एग्जामिनर बहुत शानदार क्वेश्चन देता है। यदि किसी व्यक्ति का, ध्यान से सुनना बेटा, यदि किसी व्यक्ति का यदि किसी व्यक्ति का यदि किसी व्यक्ति का व्यक्ति का रुधिर समूह सॉरी व्यक्ति की जगह बेटा पिता लिखो। यदि किसी नहीं, पिता तो अपना ही होता है बेटा, कोई दूसरे का थोड़ी होता है। पिता किसका होता है? अपने। यदि पिताजी का रुधिर समूह
पिताजी का रुधिर समूह ए बी ए बी है बेटा, रुधिर समूह ए बी है, ए बी है, वह माता का रुधिर समूह, माता का रुधिर समूह, माता का रुधिर समूह, माता का रुधिर समूह ए है, तो बच्चे में कौन सा रुधिर समूह, बच्चे में कौन सा रुधिर समूह ज्यादा मात्रा में पाया जा सकता है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि पिताजी का रुधिर समूह ए बी वह माताजी का रुधिर समूह ए हो, पिताजी और बापू का दोनों का रुधिर समूह हमने क्लियर कर दिया। अब पूछ लिया कि भाई साहब ये बता दो कि बच्चे में कौन सा रुधिर समूह ज्यादा मात्रा में होगा, बच्चे के अंदर कौन सा रुधिर समूह ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। अब देखो, कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले एक तरफ पिताजी को लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर, मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं बेटा, उत्तर आंसर। देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले बापू को लिख लो, बापू को लिख लिया, पिताजी लिख लिया। एक तरफ भाई साहब माता जी को ले लो, एक तरफ किसको ले लिया बच्चा, माता जी को। एक तरफ किसको ले लिया, पिताजी को। एक तरफ किसको ले लिया, माता जी। एक तरफ पिताजी, एक तरफ माता जी। पिताजी का कौन सा रुधिर समूह बताया बच्चा मैंने, ए और बी, ए बी। और माता जी का कौन सा बताया बेटा, ए रुधिर समूह, यही बताया ना। देखो एक बार देख लेते हैं, पिताजी का कौन सा है बेटा, ए बी, और माता का कौन सा है, ए। पूछा क्या है, कौन सा रुधिर समूह माता में ज्यादा मात्रा में पाया जा सकता है। देखो अब इस केस में ध्यान से सुनो, अब यहां से समझना है आपको बेटा। हमारे ब्लड से, ब्लड के गुणों को आगे कौन लेकर जाएगा, रुधिर जीन। भाई ब्लड से ब्लड के जीन को आगे लेकर जाने का कार्य कौन करेगा, रुधिर जीन करेगा। सिंपल सी बात है, बताने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे इनहेरिडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो आनुवांशिक लक्षण है, इनहेरिडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको बच्चे के अंदर कौन लेके जाता है, ब्लड जीन्स, या जीन्स कौन लेके जाता है, जीन। तो ब्लड के कैरेक्टर्स को कौन लेके जाएगा, ब्लड जीन। सिंपल सी बात है, कौन लेके जाएगा, ब्लड जीन। और ब्लड जीन जब लेकर के जाएगा, ऐसा यहां पे ब्लड जीन देखो, पकड़ो, ए बी के ब्लड जीन कौन कौन से हैं मैंने बता दिए, आपका काम है पकड़ना। ये लो, ए बी के ब्लड जीन, ये रे मास्टर जी ने ये बता रखे, देखो ए एंड बी, बस लिख लो। ए बी के ब्लड जीन कौन कौन से लेके जाएंगे, तो भाई साहब लिख दो, क्या लिख दो, एक तरफ ए लिख दो, आई ए, एक तरफ क्या लिख दो, आई ए, एक तरफ क्या लिख दो, आई बी। अभी लिखाया है बेटा, दोबारा वीडियो को देख लेना अगर समझ नहीं आया हो तो। एक तरफ क्या लिख दो बेटा, आई ए, एक तरफ क्या लिख दो बेटा, आई बी। लिख दिया क्या नहीं लिखा, लिख दिया गुरुजी, लिख दिया, हम इतना एक्सपर्ट है। अच्छा, अब हमारे पास गड़बड़ हो गई भाई, अब हमारे पास क्या हो गई, गड़बड़ क्यों हो गई, गड़बड़ ये हो गई दूसरा, हम ए बी का तो लिख दिया, क्योंकि ए बी में तो एक ही जीन ले जा रहा था, आई ए एंड आई बी, एक ही ग्रुप बन रहा था, एक ही गैमेट्स बन रहे थे। लेकिन यहां पर ए ब्लड ग्रुप में तो दो गैमेट्स बन रहे हैं बेटा, कितने बन रहे हैं, दो। अब हम सर कौन सा ले, हम यहां ये वाला लें या ये वाला लें बेटा। पहली बात आपको समझना चाहिए, पहली बात क्या समझना चाहिए, पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि भाई गुरुजी ये क्या होता है, केवल और कितनी ज्यादा मात्रा में पाया जा सकता है,
मतलब ये अनुमान होता है। ये क्या होता है? अनुमान। ये थोड़ी है सर, मान लीजिए मैंने फर्स्ट आंसर आपको लिख दिया, आंसर मैंने लिख दिया बी होगा, थर्ड आंसर क्या होगा? ए बी होगा, फोर्थ आंसर क्या लिख दिया मैंने? ओ। इनमें से कोई एक आंसर होगा। हमें अनुमान बताना है कि कौन सा ज्यादा मात्रा में पाया जा सकता है। मतलब हम रिसर्च कर रहे हैं। मैं भी साइंटिस्ट बन गया, ये सोचना। जब ये क्वेश्चन आ जाए ना तो यह सोचना कि अब तो मैं भी साइंटिस्ट बन गया हूं, मुझे तो अब इस क्वेश्चन पर ही काम करना है। कर लो बेटा काम, क्वेश्चन पर काम करना है। तो भाई एक बात बताओ, साइंटिस्ट तो लोग ऐसे नहीं होते। साइंटिस्ट तो क्या होते हैं? जिसकी संभावना ज्यादा उसी जीन को लेंगे। यहां पे तो उनको पता है मैं ए लूंगा तो ए ब्लड ग्रुप आएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ए ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, गलती से ओ भी आ सकता है। कहीं पड़ोसी का हो तो ओ भी मामला सेट हो सकता है। तो रिसर्च करते वक्त हम किसको लेंगे बेटा? तो रिसर्च करते वक्त हम किसको लेंगे बेटा? जिसकी ज्यादा संभावना है, जिस ब्लड ग्रुप की ज्यादा संभावना है उस ब्लड ग्रुप को हम लेंगे। तो यहां पर इस जीन से ज्यादा संभावना बन रही है तो हम इस जीन का उपयोग करेंगे। यहां पर हम इस जीन की ज्यादा संभावना बन रही है तो इस जीन का क्या करेंगे? ज्यादा उपयोग करेंगे। और ज्यादा उपयोग करेंगे तो भाई साहब देखो, यहां पर ए के लिए जीन अब आपको क्लियर हो गए। सर हम आई ए नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? आई ए आई ओ लेंगे। हम क्या लेंगे? आई ए आई ओ। यहां तक बात समझ आ गई नहीं आई? आ गई गुरुजी। यहां तक बात समझ आ गई मेरे दोस्त? तो अब कुछ नहीं करना, अब तो बड़ा ही सिंपल काम है। ए को उठाओ, ए से मल्टीप्लाई कर दो। आई ए को उठाओ, आई ओ से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। बी को उठाओ, आई ए से मल्टीप्लाई कर दो। आई बी को उठाओ, आई ओ से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ नहीं करना, बस आई ए को उठाओ, आई ए के पास ले जाओ। आई ए को उठाओ, आई ओ के पास ले जाओ। आई ए को उठाओ, आई बी के पास ले जाओ, या आई बी को उठाओ, आई ए के पास ले जाओ। आई बी को उठाओ, आई ओ के पास ले जाओ बेटा, बस यही करना है। एक तरफ दूसरे तरफ से मिला दो, चाहे माँ का पकड़ो चाहे बाप, लेकिन जो भी ब्लड पकड़ोगे उसको उठा करके दूसरे जीन से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मैं जब जेनेटिक्स आप पढ़ा रहा हूँ तो वहां पर हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ाऊंगा और क्रॉस हाइब्रिडेशन में ये चीजें आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो भाई साहब मैंने यही किया। मैंने क्या किया कि भाई इसको उठाया और इसको उठा करके बगल वाले से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने फिर बी को उठाया, बी वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये लो जी, ये हो गया भाई गुरुजी आई ए ओ ओ, गलती मत करो, ओ। आई ए किसके पास जा रहा है? ओ के पास। आई ए किसके पास जा रहा है? आई ए के पास। तो देखो ये ब्लड ग्रुप कहां चला गया? आई ए। अब आई बी किसके पास जा रहा है? ए के पास। तो आई बी आई ए। आई बी फिर किसके पास जा रहा है? ओ के पास। तो आई बी आई ओ। बताओ मामला समझ आया कि नहीं है? 5 मिनट। तो बस ये मामला समझ आ गया, बस ब्लड ग्रुप खत्म। समझ, बस कुछ नहीं करना। पकड़ लो, बस ये जीन को पकड़ लो। ये जो 6 जीन याद रखा है ना, बस इनको याद रख लो बेटा। 6 जीन कौन से हैं? ये रे, आई ए आई आ रहा है। ब्लड ग्रुप कौन सा बन रहा है भाई? ए। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहला जीन कौन सा रहा है? आई ए आई ओ। ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया मेरे दोस्त? ए हो गया। कौन सा हो गया? ए। अच्छा यहाँ पे कौन सा आ रहा है? आई ए। कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ए हो गया बेटा। कौन सा हो गया? ए। यहाँ पे कौन सा आ रहा है बेटा? ए बी। तो ए बी हो गया बेटा। कौन सा हो गया? ए बी। यहाँ पे कौन सा आ रहा है? आई बी आई ओ। क्या हो गया बेटा? बी। मतलब एक क्लियर हो गया मेरे दोस्त कि यहां पर ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एक बार। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, बात खत्म। क्यों फिर वो कर रहे हो? तो आई ए आई ओ, आई ए आई ए, आई बी आई ए और आई बी आई ओ, बस। और अगर मैं बात करूं ए 2 बार आ रहा है तो भाई साहब इसकी संभावना कितनी हो गई? %। इसकी संभावना कितनी हो गई बेटा? 25%, क्योंकि 4 ब्लड ग्रुप 100 से डिवाइड करना है। 25 एक % आ गया सर।
आ गया। तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन मैंने बोला कि रुधिर ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। अरे 50% संभावना किसकी आ रही है मेरे दोस्त, 50% संभावना किसकी आ रही है, ए ब्लड ग्रुप की। तो सबसे ज्यादा बापू का कौन सा आएगा रुधिर, सॉरी किसका आएगा, माँ का। संभावना किसकी ज्यादा रहेगी, ए की। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज दे सकता था बेटा आपको, बच्चे में कौन सा रुधिर समूह नहीं पाया जा सकता। तो नहीं पाया जा सकता तो बापू का नहीं, देख इधर देख, बकलोले हरकत मत कर। ये देख यहाँ पे ओ भी आएगा बेटा, यहाँ पे कहा ओ दिख रहा है, कहा ओ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। जब ओ नहीं दिख रहा तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन में चेप देना आंसर। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो भाई साहब यहाँ कौन नहीं पाया जाएगा, ये बच्चा कभी भी ओ ब्लड ग्रुप का, ये जोड़ा कभी भी ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। हाँ ये अलग हो सकता है कि मामा से आ जाए या कोई पड़ोसन से आ जाए तो हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर ना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ। और यही प्यार अशोका ज्ञान गुरु चैनल पर आप बनाते रहें। आपका प्यार, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हम आपकी प्रत्येक कमेंट्स को स्टडी करेंगे और आपकी भावनाओं की जरूर कदर की जाएगी। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।